ठीक। Nephric tubule having three parts: proximal convoluted tube, that is called PCT, loop of Fresnel, and distal convoluted tube, that is DCT. ये थ्री पार्ट्स है आपके। मैंने कहा कि अब इसको पढ़ने के लिए पहले हम आपको यूरिन फॉर्मेशन बताते हैं, जहां पे पीसीटी, लूप ऑफ Fresnel और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब के रिगार्डिंग दिया गया है। अब डायग्राम के थ्रू देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये डायग्राम बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएगा। बेटा आ सकता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। बहुत ही इजी डायग्राम है, कोई टफ डायग्राम नहीं। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट की जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। अब कल ग्लोमेरुलस के रिगार्डिंग आपने क्या पढ़ा था? ग्लोमेरुलस के रिगार्डिंग आपने पढ़ा कि ग्लोमेरुलस हमारा एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एफरेंट ट्यूब्यूल है। एफरेंट ट्यूब्यूल क्या करेगा? ये इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा। इम्प्योर ब्लड का मीन्स क्या है कि ऐसा ब्लड जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी किया है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहां पे आएगा? ग्लोमेरुलस में, जहां ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट सब्सटेंस को सेंड कर देगा कहां पर? बोमेन्स कैप्सूल में। जी बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, अब बोमेन्स कैप्सूल्स का जो कनेक्शन होता है किससे होता है? ट्यूब्यूल से। अब ट्यूब्यूल्स आगे चल के जब डिस्चार्ज होंगी, यानी अपने पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिस्चार्ज करेंगी, तो ये डिस्चार्ज कर देती हैं कहां पर? पीसीटी में। अब आप पीसीटी में देख पा रहे हो कि यहां से हमारा जो वेस्ट मटेरियल ट्रेवल करते हुए जा रहा है। अब पीसीटी की जो ट्यूब है थिकर है, यानी काफी ज्यादा डायमीटर में ज्यादा है। अब इसके साथ साथ देखिएगा, पीसीटी में बताया जाता है कि हमारे जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है ये ट्रेवल होके जाते हैं, लेकिन जहां पर ये थिकनेस इनकी कम होती जाती रहती है, वहां पे क्या करते हैं? वाटर अमाउंट को धीरे धीरे डिस्चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि यहां से वाटर ट्रेवल नहीं कर पाता। क्योंकि हमारी पर्टिकुलर बॉडी में जितना भी सब्सटेंस है, यानी वेस्ट मटेरियल है, उसमें अगर वाटर सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो हमारी बॉडी क्या चाहती है कि एक्सेसिव अमाउंट का वाटर हमारी बॉडी से लॉस ना हो, और इस कारण से बॉडी एक्सेसिव अमाउंट का वाटर क्या करती है? एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, जिसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहा जाता है। अब यहाँ से वाटर यानी यूरिन, यानी ये जो काफी ज्यादा कॉइल, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है प्रोक्सिमियल कन्वोलेटेड ट्यूब, पीसीटी। यानी पीसीटी से हमारा कंप्लीट वेस्ट, यानी जो ये नाइट्रोजन वेस्ट के साथ वाटर आया हुआ है, इस ग्लोमेरुलस के साथ फिल्ट्रेट होके बोमन कैप्सूल से होते हुए ट्यूब्यूल से, और ट्यूब्यूल से एक काफी ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे पीसीटी कहा गया। अब इससे ट्रेवल होकर आएगा, तो इससे यानी यहाँ पे जो यू शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे कहा जाता है लूप ऑफ Fresnel। इस लूप ऑफ Fresnel की बात करें, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। इस लूप ऑफ Fresnel की बात करें तो लूप ऑफ Fresnel के पार्ट में जनरली जो मिडिल पार्ट है, यहां से एक्सेसिव अमाउंट का वाटर कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? बॉडी में ट्रेवल करता है, क्योंकि ये सारी कैपिलरीज से कनेक्टेड रहती हैं, लेकिन परमेबिलिटी अलाउ करती है, वाटर के अलाउ करती है, बाकी यूरिया यूरिक सब्सटेंस को कहाँ ट्रेवल करा देती हैं? आगे ट्रेवल करा देती हैं। इसके बाद ये जो ट्यूब है, जहां पे आगे चल के हमारा जो सॉल्ट है वो Na+ और Cl आयन, Cl माइनस आयन में क्या हो जाता है? यानी Cl माइनस आयन में डिस्चार्ज हो गए। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमारे किडनी के पार्ट में ही हो रहा है। कल हमने बात किया था कि अगर आप कभी भी जिसे कहा जाता है इनो, जिसे एंटासिड कहा जाता है, अगर आप उसका कंजम्पशन एक्सेसिव अमाउंट में कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये NaCl सॉल्ट के फॉर्म में किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या करेगा? क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये क्रिस्टल आगे चल के अपनी साइज को इनलार्ज करते हैं, जिसके कारण से बॉडी में स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। अब इसके साथ साथ देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे इसका वाटर का फ्लो क्या है? ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे फ्लो की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लूप ऑफ Fresnel की साइज क्या है? कम है। अब आगे सुनिए, यहां से यूरिन कलेक्ट होते हुए, ट्रेवल होते हुए, फिर आगे एक थिक ट्यूब में ओपन होता है जिसे कहा जाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब में यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, यानी ये पार्ट हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो यूरिन को क्या करता है? कलेक्ट करता है।
इस यूरिन कलेक्शन में यानी यूरिया, यूरिक एसिड और अभी भी इसमें क्या होता है, वाटर होता है, ये वाटर फिर से क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट कर देता है। जब रीअब्सॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी नहीं होगी। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू हमारा ये पर्टिकुलर यूरिया जाके ओपन कहाँ पे होगा, ये यूरेटर में ओपन हो जाता है। फिर से समझिएगा, बहुत इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसमें। सबसे पहला क्या हो रहा है, इस पार्ट में फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये कल आपने पढ़ा था ग्लोमेरुलस के थ्रू। अब फिल्ट्रेट होके ये पर्टिकुलर जो यूरिया और वाटर है ये कहां पे जाएगा, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इस फिल्ट्रेट सब्सटेंस को कहां डिस्चार्ज करेगी, लूप ऑफ एनल में। लूप ऑफ एनल हमारा यू शेप का पाइप लाइक स्ट्रक्चर जहां से वाटर का क्या होता रहता है, एब्जॉर्प्शन होता रहता है बाहर बॉडी से, पर्टिकुलर बॉडी में वाटर, यहाँ पे यूरिया में जो प्रेजेंट वाटर है वो धीरे धीरे निकलता रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये लूप ऑफ एनल अपने पर्टिकुलर लास्ट पॉइंट जिसे कहा जाता है डीसीटी, इसमें यूरिया और यूरिक एसिड को डिस्चार्ज करेगा। जहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट का वाटर अभी भी अवेलेबल रहता है, ये वाटर और यूरिया जाके कलेक्ट होगा कहाँ पर, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट इस पर्टिकुलर यूरिया को डिस्चार्ज करेगा, लेकिन यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। अब देखिएगा हमारी बॉडी में जितना एक्सेसिव अमाउंट का वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हमारे यूरिन का कलर उतना ज्यादा पेल येलो कलर का होगा, यानी जिसे डार्क येलो कलर कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट का जब वाटर कंज्यूम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यूरिन का कलर लेस इन डार्क हो जाता है। या तो अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यूरिन का कलर धीरे धीरे चेंज होता है। और जनरली देखा जाता है इस गर्मियों के सीजन में हमारी यूरिन का कलर लाइट व्हाइट होता है, जहां पे जनरली हम देखते हैं इसका रीजन व्हाट हैपन टू NaCl एंड Cl, बता रहे भैया आयुष। देखिए पहले ये जानिए कि वाटर जो गया वो अगर एक्सेसिव अमाउंट में तो येलो कलर को डिकलराइज कर सकता है, या तो उसको धीरे धीरे डिकलराइज करके हमारे यूरिन का कलर चेंज हो जाए। ये जो NaCl है हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में आता है, जो कि पर्टिकुलर जिसे कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें स्वेटिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कि इस पर्टिकुलर डीसीटी में वाटर की अवेलेबिलिटी कम हुई तो ऐसे कंडीशन में वाटर का कलेक्शन नहीं होगा। एक चीज आपने सुना होगा कि जब हम वाटर का कम अमाउंट में कंजम्पशन करते हैं, ऐसी कंडीशन हमारे यूरिन पैसेज यानी मेल के पेनिस में, फीमेल के यूट्रस के पोजीशन में वहां पे बर्निंग सेंसेशन होती है। उसका रीजन ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर यूरिया यूरिक एसिड है ये काफी ज्यादा हाईली कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं, जो वहां पे बर्निंग सेंसेशन फील कराते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि अब हम पढ़ाने चल रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। कम देखिए, वाटर का कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। वाटर का कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो जो यूरिया है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रिलीज होगा, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा या सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, और वो पर्टिकुलर मेल के पर्टिकुलर पेनिस में या यूरेटर में जाके क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होगा, जो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। अगर किडनी में डिपॉजिट हो गया तो ऐसी कंडीशन में एक पर्टिकुलर अगर पीसीटी डीसीटी डैमेज हो गया तो वो नेफ्रॉन को क्या कर सकता है, पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। हाँ अखिलेश बोलो, क्या हुआ। ये देखिए कल आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस स्ट्रक्चर में एक हमने आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ाया था जहां पे ग्लोमेरुलस बना दिया था और ये ऐसे डिस्चार्ज करने की ट्यूब बना दी थी। तो ये जो पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है इसी का बड़ा डायग्राम है, क्योंकि कल पढ़ाने से पहले मैंने कहा था ना कि पहले मैं आपको किडनी दिखाऊंगा फिर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, यानी जैसे पहले हमने कहा था कि कार दिखाएंगे, कार के बाद स्टीयरिंग दिखाएंगे, स्टीयरिंग के बाद उनके पुर्जे दिखाएंगे। तो हमने कल कार दिखाई, फिर स्टीयरिंग दिखाई, अब उनके इंटरनली स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं जैसे उसमें फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, अब ये बात समझ में आ गई कैसे फिल्ट्रेट होकर बॉडी से निकल जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की बात, फिर से समझिएगा। अब देखिए आपको पता है कि जो ब्लड है यानी इम्प्योर ब्लड किस साइड से इंटर करेगा, एफ्रेंट ट्यूब्यूल से, और एफ्रेंट ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, रीनल आर्टरीज। ये पता है आपको रीनल आर्टरीज होंगे, बोलिएगा।
अब रीनल आर्टरीज के थ्रू जब ब्लड इंटर करेगा तो ग्लोमेरुलस इसका क्या करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहां पे होगा, ग्लोमेरुलस में। जब ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा जिसके रीजन से हमारे ब्लड और सॉल्युबल फिल्ट्रेट सब्सटेंस यानी वाटर और जो वाटर के साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड या अल्ट्रा सब्सटेंस हो गए यानी माइक्रो सब्सटेंस हो गए, वो इसके साथ मूव करते हुए कहां पे आएंगे, बोमेन कैप्सूल में। अब बोमेन कैप्सूल उसको कहां भेजेगा, ट्यूब्यूल से, और ट्यूब्यूल से होते हुए कहां पे जाएंगे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। जहां पे जो थर्ड स्टेप होता है, दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है ना, ये जो हम लिख रहे हैं। चलिए मैं और जूम कर दे रहा हूं, ये अब दिख रहा है। सबसे पहला क्या हुआ, ब्लड का सेंडिंग हुआ। ब्लड सेंडिंग के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ तो ब्लड के जो रेसिड्यू मटेरियल थे यानी वेस्ट मटेरियल वो बोमेन कैप्सूल में चले गए। ये बात समझ में आई। अब इन पीसीटी और डीसीटी में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारी बॉडी वाटर सारे सब्सटेंस चले जाए लेकिन वाटर को सेंड नहीं करेगा। ये वाटर कहाँ चले जाते हैं, फिल्ट्रेट होके हमारे ब्लड में फिर से चले जाते हैं, क्योंकि वाटर का जो ब्लड में कंसंट्रेशन वो कितना है, 70 to 75%, जो कि ब्लड में फिर से रिवर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जब ये रीएब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन के बाद अगला होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में जहां पे ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जाएंगे यानी यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर सब्सटेंस जाएंगे और कहां पे जाके कलेक्ट होंगे, ये जाके कलेक्ट होंगे कलेक्टिंग डक्ट में, जहां पे यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, बाकी वाटर सब्सटेंस फिर से क्या हो जाएंगे, वहां से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में बताया जाता है कि हार्मोनल एक्शन यानी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स की, सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन जो कि वहां पे जिसमें एडीएच है या पर्टिकुलर हमारा एड्रेनलिन है, ये सारे सब्सटेंसेस कलेक्टिंग डक्ट में जाके क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारा यूरिन होगा, जो यूरिया कंसिस्ट करता है, वो वाटर के फॉर्म में इस पर्टिकुलर यूरेटर में जाके गिरेगा। और आपने कल पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर किडनी है वो यूरेटर को डिस्चार्ज कर देते, यूरेटर ओपन होता है किसमें, यूरिन ब्लैडर में, और यहाँ आके यूरिन क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में यूरिन जब कलेक्ट हो जाएगा, जब हम यूरिन डिस्चार्ज करेंगे तो उसका कलर किस पे डिपेंड करेगा, उसका कलर डिपेंड करेगा हमारे थ्रू कंडक्ट किए गए, कंज्यूम किए गए वाटर और उसके साथ साथ जो भी हम सब्सटेंस का कंजम्पशन किए। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हो, अगर तब यूरिनेशन करते हो तो यूरिन यूरिन जिसे हम म्यूटेशन टर्म यूज करते हैं, म्यूटेशन के टाइम में आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कलर का सब पर्टिकुलर यूरिन का कलर आपको मिलता है। जैसे गर्मियों में आपने अभी सुना था कि पर्टिकुलर जब हम यूरिनेशन करते हैं तो यूरिन का कलर एग्जैक्ट व्हाइटिश कलर होता है, जिसमें पर्टिकुलर येलोइश कलर नहीं अवेलेबल होता। उसका रीजन ये होता है कि हम पर्टिकुलर समर सीजन में एक्सेसिव अमाउंट में क्या करते हैं, वाटर का कंजम्पशन करते रहते हैं। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद आपका जो बचेगा वो बचेगा हीमोडायलिसिस का पार्ट। चलिए आइए उसको देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि हीमोडायलिसिस की नीड ही क्यों आती है और हीमोडायलिसिस का एक्चुअल पर्पस क्या है। अब देखिए, चलिए सुनते हैं। देखिए हमारी बॉडी में जो किडनी है वो एक्चुअली परफॉर्म क्या करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है, जिसमें ब्लड फिल्ट्रेट होके यूरिया, यूरिक सब्सटेंस यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या कर देता है, निकाल देता है। ऊपर वाले के यानी हम जिस भी भगवान या देवी देवता को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारी बॉडी का जो किडनी ऑर्गन है बहुत ही ज्यादा परफेक्ट वर्क करता है, जो वेस्ट मटेरियल को बिल्कुल भी रोकता नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर हो जाते हैं जिस कारण से हमारी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, यानी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी कॉज रीनल फेल्योर। जहां पे एक टर्म यूज होता है रीनल फेल्योर का, जैसे आप लोग जनरली टर्म में बोलते हो कि किडनी फेल हो गई, किडनी फेलियर का जो पर्टिकुलर डॉक्टर के टर्म में है वो है रीनल फेल्योर का टर्म। और इसका रीजन क्या क्या है, रीजन सब समझिएगा। फर्स्ट रीजन है एक्सीडेंट, यानी कोई ऐसा पर्सन जो सडनली कहीं जा रहा, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी किडनी डैमेज हो गई।
या किसी ना किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी क्या हो गई, किडनी डैमेज हो गई। एक तो ये रीजन है किडनी डैमेज होने का। सेकेंड रीजन बात करते हैं। सेकेंड रीजन है डायबिटीज। डायबिटीज अगर किसी पर्सन को हो गई जहां पे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ऐसी कंडीशन जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करेगा तो वो वाटर के साथ साथ यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज को भी फिल्ट्रेट कर देता है, जिस कारण से ग्लोमेरुलस धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्लॉक होने लगता है। तो डायबिटीज। और तीसरा रीजन है हाइपरटेंशन, जिसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर, यानी जिसे कहते हैं उच्च तनाव, यानी काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण से भी ये ब्लड कभी कभी फ्लो में ट्रेवल कर जाता है, जिस कारण से हमारी किडनी क्या हो सकती है, डैमेज। तीसरा होता है, सॉरी फोर्थ वन रीजन होता है हमारा कोलियोलिथेसिस, जिसे कहा जाता है किडनी स्टोन। चलिए आप किडनी स्टोन के नाम जाने, कोलियोलिथेसिस साइंटिफिक टर्म है। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन की कंडीशन क्या है कि जब आपका फिल्ट्रेट सब्सटेंस जो पर्टिकुलर है, अगर उसमें कोई ऐसा कैल्शियम या क्लोरीन या सोडियम आयंस है, ऐसी कंडीशन में किसी न किसी पार्ट में धीरे धीरे जाके क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होगा। क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। कल हमने एक सॉल्ट की बात की थी जिसका नाम है अजीनोमोटो सॉल्ट, बात हुई थी। कहाँ पे मिलता है अजीनोमोटो सॉल्ट? हमने बताया था कि जो चाउमीन या जंक फूड आप कंज्यूम करते हो उसमें ऐड किया जाता है। इसका बॉडी में बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता, ये सॉल्युबल फॉर्म में हमारी बॉडी में पड़ा रहता है। लेकिन जब एक्सेसिव अमाउंट में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जिसमें ये अजीनोमोटो सॉल्ट पड़ता है, जैसे आप लोग पास्ता ये सारी चीजें खाते होगे, तो उसमें अजीनोमोटो सॉल्ट धीरे धीरे जाके किडनी में क्या होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। अब किडनी में जब डिपॉजिट होगा तो किडनी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग रिप्रेजेंट करेगी। अब जब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग रिप्रेजेंट करेगी, ऐसी कंडीशन में हमारा किडनी बिल्कुल भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। या तो दूसरा एक और रीजन आता है कि कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो प्रॉपर टाइम टू टाइम, यानी किसी को अगर मिक्टुरेशन लगी यानी बाथरूम लगा हुआ है तो वॉशरूम नहीं जाते, ऐसी कंडीशन में उनका यूरिन का कलर और उनके जो सब्सटेंस होते हैं धीरे धीरे बॉडी के किसी न किसी पार्ट में स्टिक होते रहते हैं, और स्टिक होने के साथ साथ वो बॉडी में किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब डिपॉजिट होंगे तो पैसेज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जस्ट सेम एज होता है जैसे हमारे घर की जो सीवर लाइन होती है जिसे नालियां कहते हैं। अब नालियों को आप प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करते हो, क्लीन कराते हो, लेकिन जब क्लीनिंग नहीं होती तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कोई ना कोई पैसेज पूरी तरीके से क्या हो जाता है सर्जरी के थ्रू। लेकिन सर्जरी इतनी इजी नहीं होती क्योंकि सभी लोग सर्जरी कराने के फेवर में नहीं रहते। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन है, इंग्लिश मेडिसिन है, तो उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब किडनी का 30 to 40% पार्ट डैमेज हो चुका रहता है, यानी ये जो नेफ्रॉन्स है, अगर ये 30 to 40% डैमेज हो जाए, ऐसी कंडीशन में रिक्वायरमेंट आती है कि इसमें आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की, जिसे कहा जाता है डायलिसिस। आपने सुना होगा डायलिसिस के बारे में। ठीक। अब आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, जिसे डायलिसिस को और डायलाइजर इक्विपमेंट को, जहां पे अभी हम इक्विपमेंट की बात करेंगे, उसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए आर्टिफिशियल डायलिसिस को देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसमें चेक किया जाता है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक किया जाता है कि उसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या है, और यूरिक एसिड, यूरिया, इन सब का अमाउंट क्या है। उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि उस पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना है। अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई है तब भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर लो है तब भी डायलिसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तीसरी चीजें देखा जाता है कि डायबिटीज का लेवल क्या है, यानी अगर डायबिटीज का अमाउंट ज्यादा है, हाई अमाउंट में, तब तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज में यानी शुगर लेवल बॉडी में ब्लड में कम है तो ऐसी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल कम है, ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर जनरली क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए डायलिसिस के केस में लोग ग्लूकोज लेवल वालों को डायलिसिस के लिए थोड़ा हैंग किया जाता है। अब आइए इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग देखते हैं। पर्टिकुलर इसके लिए, जैसे ये हाथ है किसी पर्सन का, दिख रहा भी है आपको। अब इसमें आर्टरीज और वेन्स रहती हैं। भैया कोई ईयरफोन लगाया है क्या?
अब सुनिए, इस आर्टरीज और वेन्स को आर्टिफिशियल पाइप की हेल्प से क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ये जो रीनल आर्ट यानी हमारी बॉडी की जो आर्टरीज हैं जो प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं, इनका कनेक्शन एक डायलाइजर इक्विपमेंट से कर दिया जाता है। अब डायलाइजर इक्विपमेंट जैसे आपने वो देखा होगा, कोल्ड स्टोरेज देखा है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज देखो, ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर डाउन करने के लिए वहां पे पाइपलाइंस लगी होती है ना, उसी तरह ये भी होता है, जहां पे ऊपर से डायलाइजिंग सोल्यूशन गिराते हैं। ये डायलाइजिंग सोल्यूशन सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, फास्फोरस आयन, पोटेशियम आयन, ये सारे काफी सारे आयन, और इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन कैरी करता है। जब इससे ट्रेवल करेगा, और ये जो डायलाइजर इक्विपमेंट है ये सेमी परमेबल की तरह वर्क करता है, यानी केवल ब्लड को आगे पास आउट करेगा, यानी ब्लड को आगे पास आउट करेगा, यहां धीरे धीरे एक जगह पे क्या करता रहेगा, डिपॉजिट करता रहता है, यानी रेसिड्यू मटेरियल जिसमें हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल उनको डिपॉजिट करता है। फिर इस ब्लड को, यहां से तो ब्लड का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। अब इस ब्लड को एक पर्टिकुलर कूलिंग पंप के थ्रू, यानी पंपिंग सकिंग पंप के थ्रू एक पंपिंग चैम्बर में सेंड किया जाता है, जहां इस ब्लड का चैम्बर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर तक मेंटेन किया जाता है, जो कि कितना है, 37 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर चैम्बर से इस ब्लड को एक पर्टिकुलर दूसरे इक्विपमेंट के थ्रू हाई अमाउंट में प्रेशर प्रोवाइड करा के इस ब्लड में वेन्स के थ्रू बॉडी में क्या किया जाता है, इंटर किया जाता है। अब एक चीज सुनिएगा, आपने सुना होगा कि जिनको डायबिटीज सॉरी जिनको डायबिटीज होती है, अगर उनको कोई कट लग जाए तो उनकी बॉडी में किसी भी टाइप का वुंड बहुत जल्दी हील अप नहीं होता, सुना हुआ है आपने? चलो, नहीं सुना है तो जान लीजिए कि जिनको डायबिटीज होती है, अगर उनको कभी कट लग जाए बहुत जल्दी हील अप नहीं होता, क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ब्लड ग्लूकोज। अब उसके बाद दूसरी चीज सुनिएगा, अब ये आपने कभी इंजेक्शन से ब्लड निकलवाया है अपना? ब्लड टेस्ट कराने के लिए? अभी नहीं, कभी ना कभी किसी का देखा होगा, जब ब्लड सक किया जाता है तो वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी में, बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं। और आप सोचिए, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है 6 to 8 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक, यानी आप मशीन के बगल लेटे हुए, आपकी बॉडी से ब्लड एक साइड से निकल रहा है, दूसरी साइड से ब्लड चलता आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जब आप 6 to 8 आवर्स मशीन के साथ बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर आपका क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। जब ये ऐसा होता है तो ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ये ऑटोमेटिक बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या करती है, मेजर कर लेती है। जैसे ब्लड प्रेशर मेजर हुआ, हाई हुआ, ये तुरंत मशीन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया, तब भी ये मशीन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पर्सन को, यानी जो पेशेंट है, इसको मेडिसिन दी जाती आ जाती है, हाँ अब 2 से 4 घंटे बाद आप फिर से क्या कर सको, डायलिसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर सको। और ये प्रोसेस यानी डायलिसिस, जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, ये एक ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है। यानी एक बार डायलिसिस कराने में, नॉर्मल अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हो तो कम से कम 25 से 30 हजार की कॉस्ट आती है। नहीं तो बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे ब्लड भी लिया जाता है डिफरेंट, तो उसकी कॉस्ट 50,000 से लेकर के 1 लाख के ऊपर भी होती है, यानी काफी ज्यादा कॉस्टली है। अब अगर यहाँ पे डायलिसिस का प्रोसेस चल रहा है, यानी ब्लड आपका फिल्ट्रेट होके इस कूलिंग चैम्बर में आया, जहां पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, और यहीं पे आपका ब्लड प्रेशर या किसी पर्टिकुलर सफरिंग पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या हो गया, घट बढ़ गया, तो ये मशीन यहीं पे क्या हो जाएगी, बोलिएगा। पेट्रोडायलिसिस, लेकिन जनरली हमें तो जो पढ़ना है वो हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे ब्लड को लेकर के हमको यूटिलाइजेशन करना है। तो हम तो सब देखिए, अपने इंडिया में जब भी आप कोई चीज परचेज करने जाते हो या कोई ट्रीटमेंट भी कराते हो, तो ये देखते हो कि सबसे सस्ता कौन सा है। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम आप सबसे पहले वहां पे एक फिल्टर या सॉर्ट लिखा रहता है, लिखा रहता है। वहां पे आप क्या लिखते हो, प्राइस हाई टू लो टू हाई या हाई टू लो? हाई टू लो नहीं करते भैया, आप हमेशा करते हो लो टू हाई।
क्योंकि अगर हमें 1 लाख का सामान खरीदना है तो हम स्टार्ट करेंगे 1,000 से, कि 1,000 में उसका अल्टरनेटिव है, फिर हम कंपेयर करेंगे 1,000, 2,000, 1,500, 2,500, ऐसे ऐसे करके हम इस पे जाएंगे, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है काफी चीप प्रोसेस है, सस्ता है, 25 से 30 हजार रुपए में अवेलेबल है। कई हॉस्पिटल ऐसे जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, लेकिन वहां पे व्यवस्था आपकी यानी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो आपका, जुगाड़ जिसे कहते हैं, तब हो सकता है। अब ये प्रोसेस, हाँ, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो वेस्ट मटेरियल को देखो, सुनिए, देखिए बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं डाला जाता, ये ह्यूमन बॉडी का हैंड है। जैसे मेरा हाथ है, ठीक। अब मेरे हाथ में यहाँ पे आर्टरीज और वेन गई है, इसको क्या कर लेंगे, कट करके यहाँ पे पाइप लगा देंगे। तो आर्टरीज और वेन्स के लिए पाइप लगा दिए। अब आर्टरीज से ब्लड जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, इस डायलाइजर इक्विपमेंट में जाएगा। मेरे हाथ से लगा हुआ जो भी पार्ट है वो कहाँ जाके कनेक्ट होगा, डायलाइजर इक्विपमेंट में। अब जो ब्लड जा रहा है वो इस पर्टिकुलर सेमी परमेबल जो आर्टिफिशियल बनाया गया है उनसे फिल्ट्रेट होके कूलिंग चैम्बर में जाएगा। बोलिएगा। अब कूलिंग चैम्बर में जाने के बाद इसका टेम्परेचर क्या किया जाएगा, मेंटेन। लेकिन इस चैम्बर में जब फिल्ट्रेशन हो रहा है, ड्रॉप वाइज ब्लड जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में ब्लड लगाए और खींच लिए पूरा ब्लड, भैया बॉडी में भी तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है ना, बॉडी में तो ब्लड की डिफिशियंसी ना हो पाए ना। हाँ बोलिए बेटा, वंदना सिंह, सुनिधि कौन बोल, आर्टरी से निकालते हैं। क्योंकि आर्टरीज का जो होता है ब्लड वो हाई प्रेशर का होता है, हाई प्रेशर ब्लड को डालेंगे तभी तो जल्दी जल्दी जाएगा। अगर, और इसमें जो जो यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेट होने के बाद ब्लड का जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको वेन्स के थ्रू धीरे धीरे बॉडी में क्या किया जाता है, इंटर कराया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन में टाइम लगता है ना। ड्रॉप वाइज ब्लड आ रहा है, ये ड्रॉप वाइज ब्लड इस पर्टिकुलर पाइप के थ्रू वेन्स में जाता रहेगा। अब वेन्स उसको कहाँ भेजेगा। हाँ मयंक बोलो। 6 से 7 घंटे के लिए, जब तक डायलिसिस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है 1 से 2 दिन बाद। फिर ये कहा जाता है 1 से 2 महीने बाद आप अपना सीबीसी काउंट कराते रहिए, यानी ब्लड काउंट कराते रहिए, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लेकिन जिनको भी डायलिसिस होती है हर 2 महीने 3 महीने के बाद होती रहती। क्यों, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बींग है, हम लोग खाने पे परहेज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कहेंगे भैया हमारी जीभ में स्वाद आता रहे भले हम मर जाए। जैसे फीवर किसी को होता है तो फीवर उतरने के बाद सबसे पहले हम कहते हैं कि हमको चाट पकौड़ा मिल जाए, सोचते होगे कि नहीं। फीवर तो जनरली आप लोग को होता होगा ना। अब फीवर खत्म हो गया, शाम में हमको तीखा चाट पकौड़ा खाना है। या कभी किसी को जॉइंटिस हुआ हो, जॉइंटिस का लेवल जैसे जैसे धीरे होता रहता है तो हम कहते हैं कि हमको स्पाइसी फूड चाहिए, ऑयली फूड चाहिए। लेकिन ये ऑयली फूड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं। अब आपने ये सुना होगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनको उतना ही ज्यादा स्वीट सब्सटेंस यानी मीठा खाने की इच्छा होती है, होती है, होती है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब एक्सेसिव अमाउंट में मीठा खाएंगे और बॉडी में किडनी वर्क नहीं करे, किडनी फेलियर है यानी किडनी इम्प्रॉपर वर्किंग शो कर रही, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाएगा। और उनके फैमिली मेंबर भी सोचते भैया मरने तो वाले, इनको खिला दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दर्द ही तो होगा। बोलिए। तो इसीलिए बॉडी में प्रोटीन का, नाइट्रोजन वेस्ट का अमाउंट क्या होता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्या चीज। हम्म। देखिए बेटा, जैसे अखंड ने पूछा है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ बेटा। अखंड ने पूछा है लाइफ टाइम डायलिसिस कराना पड़ेगा, जब तक वो पर्सन सरवाइव करेगा या करवाना है तब तक उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। यानी अगर एक बार किसी की डायलिसिस स्टार्ट हो गई तो लाइफ टाइम चलेगी, जब तक वो सरवाइव कर सकता है या जब तक उसके घर वालों के पास पैसा है। पैसा नहीं तो डायलिसिस खत्म, वो भी पर्सन करना था। हाँ बोलिए आर्यन। देखिए डिपेंड करता है कि उस पर्सन की बॉडी में किस अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया और यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है। कुछ लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यानी यूरिनरी पैसेज डैमेज हो गया,
यूरिन सिक्रीशन नहीं हो रहा, तो बॉडी में यूरिया यूरिक एसिड अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 2 से 3 महीने के डिफरेंस में, और कभी कभी 15-15 डेज में, यानी जब अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हर 15 डेज में डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा रिच हो, अंबानी और या टाटा बिरला के घर के हो, वही करा सकते हैं, बाकी कॉमन पर्सन तो नहीं करा सकता है। अब चलिए, एक लोग ने पूछा था कि जब हम ब्लड निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड एक साथ चला है, भैया पूरा ब्लड कैसे आएगा? ब्लड जो आर्टरी से फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन ब्लड फव्वारे तरह, ऊजिंग उसे कहा जाता है, ऊजिंग, फव्वारे की रूप। तो निकाल के फायदा क्या होगा? भैया देखिए, हम आपने ब्लड क्लॉटिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक टर्म हमने बताया था सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो पर्टिकुलर हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है। उसके बाद फाइब्रिन जो बनता है, वहां पे एक पपड़ी यानी एक लेयर बना देता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। और एक आपने पढ़ा था हिपैरिन। हिपैरिन एयर के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरीके से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब एक बार ये सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो फव्वारा बंद भी तो होगा। भाई हम अपनी बॉडी में अगर कहीं कट लग गया, जैसे हमारे हाथ में एक कट लग गया, तो हम क्या करेंगे? पहले तो चिल्लाएंगे 5 घंटा कि अरे कट गया कट गया, लेकिन उसके बाद इस पे हाथ भी तो रखेंगे, भैया ब्लड ये रुके। जब यहाँ पे एयर प्रोवाइड कराएंगे तो धीरे धीरे हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे लेयर बनना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? अब अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि ऐसे लाओ गला काट दो, निकलने दो खून। भाई थोड़े टाइम दी, भाई मान लो कोई मेंटली डिसऑर्डर पर्सन है, तो एक बार काट पीट दिया, थोड़ी टाइम बाद तो अपने आप को समझेगा ना कि हाँ दर्द हो रहा है। सर एक लोग पूछ रहे हैं, इफ देयर इज किडनी फेल्योर देन आर्टरीज एंड वेन्स बोथ कैरी इम्प्योर ब्लड। नहीं भैया देखिए सौरभ, आप लोग के माइंड में अगर ये आ रहा है कि अगर हमारी किडनी फेलियर हो गई तो आर्टरीज और वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, ऐसा नहीं। ऑक्सीजनेट, भाई लंग्स तो नहीं खराब हुआ है ना, लंग्स ऑक्सीजन तो कैरी करेगा ना। इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर ब्लड है वो इम्प्योरिटी कैरी किए रहेगा। अब ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी की पूरी बॉडी में प्रोटीन ही प्रोटीन भर रहा है। भाई जो भी इस डिजीज से सफर करता है, तो उसको क्या दाल और खिलाया जाएगा? हाँ आर्टरी से ब्लड लेता है, इसका मतलब है कि उस आर्टरीज में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। और आपकी बॉडी में रीनल आर्टरीज क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। और वेन्स और आर्टरीज के लिए कंफ्यूज नहीं हो, वेन्स और आर्टरीज, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, उसका फूड से कोई रिलेशन नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर उसमें प्रोटीन सब्सटेंस या अदर इम्प्योरिटीज हैं, वो तो आर्टरीज लेके जाएगी। लेकिन जब रीनल आर्टरीज के पास पहुंचती है तब वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे हमारे लंग्स का काम है गैसेस एक्सचेंज करने का, स्टमक का काम है पेरिस्टालसिस मोशन और गैस्ट्रिक जूसेस का। क्या स्टमक में किसी भी टाइप का फिल्ट्रेशन हो सकता है? बॉडी के हर डिफरेंट, देखिए बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस कारण से ह्यूमन बॉडी में लेबर ऑफ वर्क डिवीजन है, यानी हर एक सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये फिल्ट्रेशन समझ में आया भी आप लोग को? अब सुनेगा, यहां पे आपका चैप्टर फर्स्ट स्वाहा हो गया, हंसते हंसते। ठीक। अब देखिए, अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट कर दो, या चैप्टर 1 का हम पहले हेडिंग से फिर से रिवीजन स्टार्ट करा दें। ठीक है, ये आप पे है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो हम पहले चैप्टर का फिर से रिवीजन करा देंगे। हाँ चैप्टर बड़ा है। देखिए चैप्टर आपका 6 पिछले साल ही खत्म हो गया था, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब केवल एक चैप्टर आपका बड़ा बाकी है, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद सारे चैप्टर आपके कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। जिसमें थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन वो भी थोड़ा बड़ा है। उसके बाद ये सारी चीज ये मान के चलिए कि नवंबर तक आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विथ रिवीजन। भैया ग्रुप में,
ग्रुप में मैसेज तो मैंने डाला था ना, जैसे इस हफ्ते आपका बायो का टेस्ट नहीं है। ठीक है, आप टेंशन न लीजिए, हम बता देंगे जब टेस्ट होगा। इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक आपका हम टेस्ट लेंगे एमसीक्यू का, या सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव टेस्ट ले लें। टीचमेंट पे सब्जेक्टिव टेस्ट का भी ऑप्शन है, जहां पे आप आंसर अपने लगा के भेज सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक यानी जब आपका इस वीक नहीं, नेक्स्ट में यानी, नहीं लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिख के उसकी फोटो खींच के उसी में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी जून का जो संडे आएगा, उसमें आपका हम टीचमेंट पे सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, जिससे आपको थोड़ा और, लेकिन उसमें हम टॉपिक डिसाइड करेंगे। न्यूट्रिशन और रिस्पिरेशन, केवल ये दो चैप्टर का दो टॉपिक का टेस्ट लेंगे। यानी न्यूट्रिशन के क्वेश्चन रहेंगे और रिस्पिरेशन के क्वेश्चन रहेंगे, जहां पे आप, हाँ वंदना बोलो। एमसी एमसीक्यू सारे नहीं रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेगा बेटा। दो रहे तो रहे भैया, दोनों चीज रहेगा, सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों चीजें रहेंगी कि आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बस ये ध्यान दीजिएगा, जितना आपको याद हो वही, नहीं तो बगल में कॉपी रख के लिख डालो। क्योंकि क्लास 10th है भाई, पिछले साल पेपर नहीं हुए, इस साल में भी हो जाए। और आपका जो हाफ यूनिट टेस्ट वगैरह होगा, मे बी उसमें रिस्पिरेशन तक आए। ठीक है, तो आपका हम अगले हफ्ते चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन और रिस्पिरेशन टॉपिक ट्राई करेंगे कि आपका रिवीजन करा दें, और उसी वीक आपका हम जो टॉपिक कंप्लीट होगा उतना टेस्ट ले लेंगे। हाँ बेटा। अच्छा अच्छा, एक लोग ने क्वेश्चन पूछा है, अखर ने, सर हार्ट का लेफ्ट साइड टिल्टेड होने का रीजन किस वजह से होता है? भैया इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, जैसे आपको कल हमने बताया था कि राइट लंग्स थोड़ा टिल्टेड डाउन होता है, लेफ्ट लंग्स हमारा स्ट्रेट पोजीशन पर रहता है। उसी तरह हमारे हार्ट का भी पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन की लोकेशन की वजह से स्लाइटली थोड़ा क्या होता है, टिल्ट होता है, जिससे ब्लड का फ्लो हो सके। ब्लड इजिली हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, अदरवाइज ब्लड वो मूव नहीं करेगा। और पूछिए। तो अब आप रिवीजन के लिए रेडी हैं? चलिए फिर नेक्स्ट वीक आपका फर्स्ट रिवीजन न्यूट्रिशन और रिस्पिरेशन का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, गुड डे एवरीवन। थैंक यू क्लास।